हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं जो आपके ओपिनियंस हैं या एडिटोरियल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी जो डिस्कशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर नोट्स मेकिंग। अब यहाँ पर नोट्स मेकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि सर हमें जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके नोट्स को पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए ठीक है, अगर आप यहां पर आपको लगता है इजी आपके लिए तो आप करें, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि मेन एग्जाम के अंदर ना तो आपके किसी एआई टूल ने जाकर लिखना है, ना आपकी बुक्स ने और ना आपके टीचर्स ने। बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप पीडीएफ में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है बनाएं, लेकिन साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल, उन नोट्स को रिटन फॉर्म के अंदर भी लेकर आए, प्रैक्टिस करें। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, वही टाइम आप लिखने के ऊपर गुजारें, स्पेंड करें, चीज़ों को हाथ से गुजारें। इससे डबल एडवांटेज होता है। एक तो आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो रही थी, दूसरा अगर देखा जाए राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जब आप दोबारा रिवीजन के लिए आते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ मैंने अपने हाथ से गुजारी, तो आप चीज़ों को इजीली जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखिए चीज़ एक ही है, अगर आप पीडीएफ जनरेट कर रहे हैं तो आपने को रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप रिटन फॉर्म के अंदर नहीं लेकर आते तो फिर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी ओपिनियन है, जो आपका एनालिसिस है, उसका कोई फायदा नहीं है जगह अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो। और आपको पता है कि हमारे मेन एग्जाम्स के अंदर अगर देखा जाए, सबसे जो अगर देखा जाए प्रायोरिटी पर क्या चीज रहती है, हमारी राइटिंग स्किल। लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका एनालिसिस जो हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिलीवर करते हैं आपको, जो कह ले कि एग्जामिनर की एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपका जो आपके जो आंसर राइटिंग है वो बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। और जिस तरह हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है ना 2026 के अंदर, तो यहां पर जितने भी एस्पिरेंट्स है, बी केयरफुल, चीजों को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना है, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करनी है। हमने अपनी तरफ नहीं देखना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, हमने यहां पर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है एग्जामिनर की। एग्जामिनर क्या कहता है कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होनी चाहिए, और उसके अंदर आपकी चीज क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी, ये चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। लेकिन मैं जो यहां पर प्रेफर करता हूं नोट्स मेकिंग, ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ मिल रहे हैं, आजकल एआई टूल है, आप बैठे बैठे जो है वो कह ले के नोट्स अपने जनरेट कर सकते हैं, आप कह ले के अपने मटेरियल के अंबार लगा सकते हैं, इतना मटेरियल पड़ा है इस वक्त। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जितनी देर तक आप चीजों को अपने हाथों से नहीं गुजारेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतनी देर तक उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास एक से एक टॉपिक पड़ा हुआ है और एग्जाम के रिलेटेड है आपका, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं अगर आपको यहां पर लिखना नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो मैं यहां पर ज्यादा जो जोर देता हूं ना स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को कहता हूं कि भाई नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करें। देखिए मेन एग्जाम के अंदर आपने जाकर लिखना है, आगे जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो आपका इंसान है, वो आपका एआई टूल नहीं बैठा हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। अब रिसोर्सेज जितने ज्यादा होते जा रहे हैं, हमारे जो अगर देखा जाए ना, हमारे अंदर जो स्किल्स है, पढ़ने वाली स्किल्स है,
राइटिंग वाली स्किल्स से कह सकते हैं आप, सोचने समझने वाली स्किल्स वो यहां पर खत्म होती जा रही, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है यहां पर टूल्स के ऊपर। तो यहां पर आपने एहतियात बरतनी है, ठीक है, चीजों को हाथों से गुजारें। देखें, अगर आप पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो एज पॉसिबल एज चीजों को जो है वो रिटन फॉर्म में लेकर आए। और बाकी जो अगर ऑलरेडी जो नोट्स मेकिंग हाथों से कर रहे हैं उनके लिए तो डबल एडवांटेज है ही है, क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, राइटिंग स्किल भी यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर क्या है कि उनको दोबारा अगर रिवीजन के लिए आते हैं तो वो दोबारा चीज़ों को इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन टॉपिक्स से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहती है जिसको हम लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सीएसएस का एग्जाम है और हमारे पीएमएस का एग्जाम, ठीक है। इन दोनों के लिए ही जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, लिटरेरी स्टेटमेंट कह लें या फिलोसफिकल स्टेटमेंट कह लें, तो कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि अब ये फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट नहीं रही, बल्कि ये आपके क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट या आर्गुमेंटेटिव ऐसे जिसके ऊपर लिखा जा सकता है, ये भी कहा जाता है। और वो ये चीज़ है कि आप अपने एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आप यहाँ पर इसको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि लिटरेरी स्टेटमेंट और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिकोड करने के एडवांटेज क्या है। दो एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इससे क्या होती है, बूस्ट होती है। दूसरा, यहां पर आपके आइडियाज जल्दी पिक होना शुरू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे, देखें, जब आप लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर लिखने के ऊपर बैठते हैं ना, तो आप यहां पर अपने ब्रेन के ऊपर जोर देते हैं, उसको मजबूर करते हैं सोचने के ऊपर कि जाओ और कहीं से आइडियाज पिक कर कर लेकर आओ। अब लिटरेरी स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिकली हमने क्या देने होता है यहां पर, सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स। क्या होता है बेसिकली, हमारे सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स। अब सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स के साथ साथ हमने क्या अपने यहां पर देने होते हैं, ये तो हमारे सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स हैं, साथ साथ क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं और हमारे रेफरेंसेस हैं। तो ये आपको कहां से मिलेंगे, फिर आप जब आप दिमाग को सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे तो फिर वो जाएगा, सोचेगा, हिस्ट्री की तरफ जाएगा, रिलीजन की तरफ जाएगा, साइंस एंड डिस्कवरीज की तरफ जाएगा, लिटरेचर की तरफ ब्रेन जाएगा, और वहां से क्या करेगा, वो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स, एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस जो है वो लेकर आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर स्टेट के अंदर बात की जाए, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो हम बात करते हैं यहाँ पर सिनेरियोज की, तो उस वहाँ से भी जो है वो क्या करेगा, सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स जो है वो लेकर आने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है, ठीक है। और ब्रेन जब खुलता है, आपके आइडियाज जल्दी पिक होते हैं, तो फिर आपकी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्पीड है सॉरी, वो भी आपकी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी राइटिंग स्पीड तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं है, आपको आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे। जब आपका आइडियाज जल्दी पिक होना शुरू हो गए, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर फास्ट हो गई, तो जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चले जी, अब बात कर लेते हैं यहां पर रसल की। रसल ने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही है वॉर को लेकर। देखिए, अभी हमें जो है 2026 के अंदर वॉर ही देखने को मिली है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। वॉर ये कभी भी, वॉर जो है ना, ये कभी भी तय नहीं करती कि कौन सही है कौन गलत है। यहां पर सही लोग भी हारते हुए नजर आए हैं और गलत लोग भी जीतते हुए नजर आए हैं। जंग या वॉर एक ही चीज तय करती है और वो है कि कौन पीछे बचा है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक तशवीश का इजहार है वॉर को लेकर, कि जब यहां पर वॉर होती है तो दोनों तरफ बहुत सारी जानें चली जाती है, जानी और माली नुकसान होता है। अब जो आपका पीछे बचता है, जो बच जाता है, वही आपका विनर रहेगा ना। लेकिन चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ठीक है,
तो वॉर एक चीज तो है कि यहां पर कभी भी कह ले कि वो एक चीज तय नहीं करती कि कौन सही है या कौन गलत है, बस है कि जो बच गया है वही विनर है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो अब आप यहां पर हिस्ट्री में जाएं और यहां पर एग्जाम्पल्स ढूंढकर लाएं कि कौन से जो है यहां पर राइट पर थे जो हारते हुए नजर आए, कौन गलत थे जो हमें यहां पर वॉर जीतते हुए भी नजर आए। अब ये आप अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ले सकते हैं चीजें, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपने अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देना और अपनी एक आउटलाइन बनाकर जो है आगे अपना पैराग्राफिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। जिस दिन आपको लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट की ट्रिक आ गई ना, उस दिन आपने कहना कि बस अब करना है तो यही करना है, लिटरेरी स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें आज हमारे टॉपिक्स करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखें आज हमारे पास मलिया लोधी साहिबा के एक ओपिनियन है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, अ लॉन्ग वॉर। अब अगर देखा जाए तो हमने मिडिल ईस्ट का जो मामला है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन वाला जो मैटर था, उसको तो हम कवर कर ही रहे थे। बोर्ड ऑफ पीस तक तो हम, बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया गया उसको लास्ट तक भी हम कवर करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो यूएसए, इजराइल और ईरान का जो मामला शुरू हुआ 28 फेब को, अब इसको भी हम कवर करते आ रहे हैं। इस वॉर कह ले के स्टार्ट होने से पहले, 28 से जब वार स्टार्ट हुई है, इसको स्टार्ट होने से पहले हम कवर करते आ रहे हैं। जब यहां पर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्टर्स को यहां पर हवा दी जाती है, राइट। और देन फिर जो है यहां पर मस्कत जो है एज ए अपना मेडिएटर रोल प्ले करता हुआ है नजर आता है, सेकंड राउंड भी होता हुआ हमें नजर आया। और बाद में फिर जो है यहां पर वॉर स्टार्ट होती है और 39 डेज तक जो है हमने इस वॉर का एक एक एस्पेक्ट डेली बेसिस के ऊपर हमने कवर किया। आप लेक्चर लें 28 फेब से, आपको सारी चीजें यहां पर पता चल जाए। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, पाकिस्तान की यहां पर स्ट्रैटेजी क्या रही, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, ये सारी डिस्कशंस की, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर इजराइल की क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं, ईरान की तरफ से क्या रही हैं, गल्फ स्टेट्स की तरफ से क्या रही हैं, ये सारी चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। यूएनओ का क्या रोल रहा है बेसिकली मिडिल ईस्ट के मामले में, तो ये भी चीजें हम यहां पर कवर करते आ रहे हैं। लास्ट की बात करते हैं कि 39 डेज यहां पर वॉर होती है, 39 to 40 डेज, ठीक है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो फर्स्ट राउंड होता है, पाकिस्तान एज ए मेडिएटर, फैसिलिटेटर या ब्रोकर आप कह सकते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए जो क्या करता है, यहां पर इस सीज फायर करवाता है और इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होती है। अब वहां पर क्या था कि 15 पॉइंट्स थे यूएसए के और 10 पॉइंट्स थे ईरान के, और यहां पर 5 पॉइंट्स थे बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान और चाइना ने और बाकी मुस्लिम स्टेट्स ने मिलकर जो बनाए। अब ये तो है थोड़ा सा सारी प्रीवियस स्टोरी, लेकिन अब जो नेक्स्ट इसके अंदर जो डिस्कशन है, मलिया लोधी साहिबा ने जो इसके अंदर डिस्कशंस की है उसके ऊपर नजरसानी करेंगे और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक न्यू डेवलपमेंट है, यहां पर ईरान की तरफ से 14 पॉइंट्स 3 स्टेप्स में जो दिए गए और कहा गया कि जो आगे जंग बंदी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया। आपका आज काफी दिन हो गए कि मैं इस टॉपिक को यहां पर नहीं छेड़ा था, क्योंकि कोई न्यू डेवलपमेंट्स आ नहीं रही थी, वही एक बयानबाजी चल रही थी, ठीक है, वॉर ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट्स नहीं थी, आज हमारे पास है तो आज हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ जो पाकिस्तान का रोल था वो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास रहेगा पाकिस्तान एआई रैंकिंग। देखें ये ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने जो चीजें यहां पर डिस्कस की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान एआई इंपेरेटिव फ्रॉम इंटेंट टू एग्जीक्यूशन, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, अब डीसीओ, एक एग्जांपल दूंगा, बाकी मैं सारी एग्जांपल आपको आगे देने वाला हूं। जो नेशनल एआई पॉलिसी से लेकर जो पाकिस्तान ने नेशनल एआई सेंटर बनाया, वो भी, ये सारी चीजें जो है मैं यहां पर कवर करने वाला हूं।
इसको लेकर चैलेंजेस क्या हैं, सारी चीज़ें करेंगे। स्ट्रेटेजिक इंपेरेटर, सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। पूरी डिटेल डिस्कशन रहेगी। तो आज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर बात की जाए एआई के रिलेटेड ऐसे आ जाता है या क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है, तो आप इसको जो है इजीली जो है वो कह लेके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा क्लाइमेट रेडीनेस, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है पाकिस्तान क्लाइमेट इंपेरेटिव फ्रॉम रिएक्शन टू रेजिलियंस, इसको यहां पर डिस्कस करने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा यहां पर वोकैब। अब ये अगर देखा जाए तो हमारे पास जो थर्ड अटेम्प्ट, ये सॉरी जो थर्ड वाला यहां पर क्वेश्चन है, आप ये भी कह या टॉपिक है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद साथ साथ अगर देखा जाए तो जब इकोनॉमिक लॉस हो रहा है या इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो उसके रीजन आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो नेचुरल डिजास्टर्स है, जो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो उसका भी रोल है यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें हैं आप ऐड कर सकते हैं। ये तो आपकी जो है यहाँ पर स्मार्टनेस आपकी मैटर करते हैं कि आप किस तरह चीजों को डील करते हैं, ठीक है। लास्ट में वोकैब रहेगी, और वोकैब मैं पहले भी कहता हूं कि भाई जिस तरह आप अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, इसी तरह आप अपना वोकैब बैंक लाजमी बनाए। दोस्तों, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर वोकैब बैंक नहीं बनाते, देन कह ले कि आपके लिए मुश्किलात जो है वो खत्म नहीं हो सकती, मुश्किलात रहेंगी। अब वोकैब की जो है पावर क्या है, देखे वोकैब की अगर पावर की बात की जाए, सबसे पहला जो मसला यहां पर स्टूडेंट्स 2000 या 3000 यहां पर वर्ड लिखना, 3000 तो कोई भी नहीं लिखता, खैर 2000 प्लस की बात कर लेते हैं। जब यहां पर वर्ड्स लिखते हैं आप ऐसे के, तो आपके बहुत सारे वर्ड्स क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। और अब आप जो है इस चीज का जो तासुर जाता है एग्जामिनर के सामने, वो क्या होता है, या तो रेपिटेशन आइडियाज, या आप कह सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, ये दो चीजें जाती है। अब अगर आपकी वोकैब अच्छी है, तो आप तो एक जो आजकल यहां पर चूरन बेचा जा रहा है ना, कि भाई स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिखो, मोल्ड करके लिखो, लेकिन कोई लिखकर बता नहीं रहा कि इस तरह मोल्ड करके लिखना है। और यहां पर चाहिए आपकी वोकैब। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो वोकैब है वो टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए। आप को उसका जो यूज है वो पता होना चाहिए कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव यूज क्या है, आपको पता होना चाहिए, ताकि मेन एग्जाम के अंदर आप टॉपिक के रिलेटेड इजीली जो है वोकैब को पिक कर सकें और उस वोकैब को आप यूज कर सकें। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है, डिप्लोमेटिक डेडलॉक, द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी अब सारी जो है हिस्ट्री यहां पर थोड़ी बता चुका, ओवरव्यू आपको दे चुका हूं। न्यू डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, ज्यादा इसको जो है वो लंबा करने वाले नहीं है लेक्चर को, ठीक है। देखिए हमारे पास 6 पॉइंट्स रहेंगे, जो तो हैं हमारे न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एस्पिरेंट्स जो हमारे यहां पर वीडियो देख रहे हैं, वो तो यहां पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी यहां पर पॉइंट्स अपने नोट कर चुके हैं, तो उनको जरूरत नहीं है ये पॉइंट्स नोट करने की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यू स्टूडेंट जो ओल्ड है, उनको नोट कौन से पॉइंट करने हैं वो भी मैं बता देता हूं। वो अपने पॉइंट्स लाजमी नोट करने हैं। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर 5 पॉइंट्स रहेंगे। देखिए मैं आपको जो है पूरा इसका ओवरव्यू देता जाता हूं, ताकि आपको चीजें यहां पर समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक कैंपस, यहां पर इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड। फिर यहां पर कहा जाता है कि आप डिप्लोमेटिक प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि यहां पर जो मेन क्या थी, यहां पर चीजें बेसिकली 15 पॉइंट्स यूएसए की तरफ से थे, 10 पॉइंट्स हमें यहां पर ईरान की तरफ से देखने को मिले। लेकिन बाद में क्या होता है यहां पर कि जो डिप्लोमेटिक जो यहां पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो एकदम से क्या हुआ, यहां पर तातुल का शिकार हो गया। अब यहां पर दोनों तरफ अगर देखा जाए तो वॉर ऑफ वर्ड्स हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ बयानबाजी चल रही है। और उधर से हमने यहां पर वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जहां पर यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसको यहां पर विदिन 60 डेज क्या करनी है, फोर्सेस को विदड्रॉ करना है, ठीक है। ऊपर उसको 30 डेज दिए जाते हैं, लेकर क्या उसने विदड्रॉ करना है। अगर देखा जाए जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 है, उसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वॉर जो डिक्लेरेशन
कौन कर सकता है बेसिकली, यहां पर कांग्रेस कर सकती है, यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए 2 वीक्स के लिए ये सारी स्टोरी हम यहां पर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहां पर रिसेंट अभी जो रिजेक्शन हुई, पहले कितने पॉइंट्स थे यहां पर यूएसए की तरफ से बेसिकली 15 पॉइंट्स, ईरान की तरफ से कितने थे यहां पर 10 पॉइंट्स, और पाकिस्तान की तरफ से कितने थे यहां पर 5 पॉइंट। तो पाकिस्तान वाले तो यहां पर निकाल दें और ये 2 चीजें हमारे पास बचेंगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यहां पर ईरान की तरफ से जो है वो कह लें कि यहां पर 14 पॉइंट्स दिए गए, कितने यहां पर 14 पॉइंट्स दिए गए, जो यूएसए की तरफ से यहां पर रिजेक्ट कर दिए गए। अब ये 3 स्टेप्स में थे, क्या थे बेसिकली 3 स्टेप्स में। सबसे पहले यहां पर इन पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो क्या चीज है, यहां पर देखते हैं अभी स्टिकिंग पॉइंट्स, ईरान डिमांड सिक्योरिटी गारंटीज। ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि भाई फ्यूचर में सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब यही चीज यहां पर हमें यूक्रेन के मामले में भी देखने को मिली थी, जब यहां पर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि भाई हमें यहां पर सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, यह ना होकर रशिया काल उठकर फिर हमला कर दे। अब यही चीज यहां पर ईरान कह रहा है कि भाई यहां पर जो कह लें कि फ्यूचर के अंदर भी हमें गारंटी चाहिए, ताकि कोई भी ये ना हो कि हमारे ऊपर अटैक करे, इराक के ऊपर अटैक कर दे, या कह ले कि यहां पर लेबनान के ऊपर अटैक कर दे, तो ये गारंटी देना पड़ेगी। सेकंड अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी एसेट्स यहां पर फ्रीज किए गए हैं ईरान के, तो वो उनको क्या करना चाहिए, यहां पर अनफ्रीज करना चाहिए। सेकंड अगर देखा जाए तो यहां पर ईरान की तरफ से यह कहा गया सैंक्शन रिलीफ मिलने चाहिए। क्या होना चाहिए, सैंक्शन रिलीफ मिलने चाहिए। अब ये 14 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम बात कर रहे हैं, अब ये 3 स्टेप्स में बेसिकली यहां पर प्रेजेंट किया गया ईरान की तरफ से यूएसए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ये कहीं ना कहीं पे करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अगर ईरान का देखा जाए तो चीजें काफी इन्होंने नीचे यहां पर डाल दी हैं। ठीक है, सुलह की तरफ आ रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने नेक्स्ट जो पॉइंट ये कहा है कि भाई एक तो ये होना चाहिए कि जितना भी यूएसए फोर्सेस है उनको यहां से विदड्रॉ करना पड़ेगा, यूएस फोर्सेस को यहां पर विदड्रॉ। फिर यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई जितना भी यहां पर नुकसान हुआ है, जितना भी यहां पर डैमेज हुआ है, उसका भी यूएसए को यहां पर भरपाई करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये नोट करेंगे। ठीक है, फंड्स जितने भी हैं वो यहां पर सॉरी आप कह लें कि जितना भी यहां पर नुकसान हुआ है, डैमेज हो, उसके लिए जो है यहां पर पे करना पड़ेगा। किसको बेसिकली यहां पर यूएसए को। उसके बाद यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर मेन जो अभी मैरीटाइम वॉर देखने को मिल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़। ठीक है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के जो वॉर देखने को मिल रही है, तो यहां पर एक न्यू निजाम होगा। ठीक है, एक न्यू निजाम होना चाहिए, ये ईरान की तरफ से। अब एक और चीज भी यहां पर ईरान की तरफ से कही गई जो इंपॉर्टेंट है, ईरान की तरफ से यह कहा गया कि जो न्यूक्लियर वाला मैटर है ना, इसको बाद में सॉल्व किया जाए। क्या किया जाए, इसको बाद में सॉल्व किया जाए। अब यहां पर कुछ आवाजें भी देख, कंफर्मेशन नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इनकी बात क्या हो सकती है, कभी 15 ईयर्स तक बोला जा रहा है, कभी 5 ईयर्स तक बोला जा रहा है, कभी 20 ईयर्स तक भी बोला जा रहा है कि यहां पर जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए जितनी देर तक ये फाइनल कोई इसके ऊपर कह ले कि हमें कोई चीज नहीं मिल जाती तो हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, जो 14 पॉइंट्स हैं वो ये हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है यहां पर मैरीटाइम वॉर, स्टेट ऑफ हॉर्मज़। अब अगर देखा जाए ना, सारी वॉर जो अगर देखा जाए किसके अराउंड यहां पर देखने को मिल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अराउंड। अब यहां पर क्या हुआ कि ईरान ने पूरा उसके ऊपर कंट्रोल लिया हुआ है, और दूसरी तरफ से यूएसए ने उसको ब्लॉक किया हुआ, ब्लॉकट देखने को मिला। किस यहां पर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से, जो अरेबियन सी है ना बेसिकली वहां से। तो अब अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हमें यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी यहां पर चीजें हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का जो मेन मुद्दा अभी लेकर देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट तो साइड पर रखें, न्यूक्लियर जो यहां पर कैपेबिलिटीज कम करने की बात करता है यूएसए, वो भी साइड पर रखें। लेकिन अभी जो हमें मैरीटाइम वॉर देखने को मिल रही है, और इसका जो हम अगर देखें नेगेटिव इंपैक्ट आगे देखने वाले, पूरा डिस्कस करने वाले, अ लॉन्ग वॉर। ठीक है, जिस तरह यहां पर बयानबाजी की जा रही है कि हम ब्लॉक करके रखेंगे इधर से जितना भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है या ईरान, इसके ऊपर दोनों का नुकसान क्या क्या हो सकता है, ईरान को क्या नुकसान हो सकता है, यूएसए को क्या नुकसान हो सकता है, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इन केस ऑफ पाकिस्तान तो यार ऑलरेडी अंडर प्रेशर है ना, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सारी चीजें देखते हैं। ब्लॉकर वाला मामला चल रहा है। ठीक है,
प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें, ट्रंप अनाउंस टुडे दैट यूएसए विल बिगिन गाइडिंग ट्रैप्ड मर्चेंट शिप्स आउट ऑफ गल्फ। ईरान वांट्स दैट दे, ये तो खैर बयानबाजी चल रही है, ये चीजें छोड़े, ऐड करने की जरूरत नहीं है। टोल सिस्टम की अगर बात की जाए यहाँ पर, टू मिटिगेट इकोनॉमिक पेयर, ईरान हैज रिपोर्टेडली स्टार्टेड चार्जिंग सेलेक्ट न्यूट्रल शिप्स। अब न्यूट्रल शिप्स कौन से हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया, अप टू कितने यहाँ पर टोल्स, 2 मिलियन यहाँ पर डॉलर देखने को मिला। यहाँ पर कितने अगर कमा सकता है ईरान, 500 मिलियन, कितने यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर टोल से, ठीक है। तो अब यहां पर इसीलिए तो जो है यूएसए कहता है कि भाई ईरान सारा टोल क्यों ले भाई यहां पर। तो अब ये भी एक डिबेट, अब हमें पूरी जो वॉर देख रहे हैं, मैरीटाइम वॉर देखने को मिल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हम इससे पहले कौन कौन सी वॉर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेंटल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, उसके बाद एसिमेट्रिकल वॉर जो ईरान की तरफ से स्टार्ट की गई, ठीक है। वॉर ऑफ वर्ड्स हमने बात की, डिजिटलाइज्ड वॉर के बारे में हमने बात की, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर ये वॉर इसी तरह जो धमकियां दी जा रही है, एक दूसरे को वॉर किया जा रहा है और जिस तरह यहां पर ब्लॉक किया हुआ, अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स क्या हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक के अंदर सबसे पहला जो बड़ा मसला इशू है वो आपका रहेगा यहां पर ऑयल क्राइसिस। अब ये जो ना चीज वही देखने को मिल रही है जो हमें यहां पर देखने को मिली थी 1973 के अंदर, जब ऑयल क्राइसिस, यहां पर अरब और इजराइल की वॉर हुई थी और यहां पर अरब ने क्या किया था, पूरा जो है यहां पर क्या किया, कह ले के पूरा पाबंदी लगा दी इसके ऊपर, अपने ऑयल्स के ऊपर, है ना, कि जो जो यहां पर इजराइल का साथ देगा हम उसको जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ईरान को लेकर, अब देखें अगर ईरान यहां पर जो है पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरा ब्लॉक किया हुआ इधर से और उधर से अगर देखा जाए तो यूएसए ने किया हुआ है, तो अब लॉस दोनों का, अगर इकॉनमी देखी जाए ना, इकॉनमी ईरान की तो बहुत डाउन जा चुकी है, बहुत डाउन, ठीक है। अब ये कह लें कि लंबे अरसे तक जो है इसको जो है टाइम लगेगा उठते हुए, दोबारा प्रॉस्पेरिटी जो है लाते हुए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएसए के भी कोई कह लें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले नहीं है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेंगे। तो जब आपका ऑयल यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर कहाँ से खड़ा था, यहाँ पर आपका ऑयल जो है 120 बैरल डॉलर पर आ गया, ठीक है, यहां तक के 150 तक भी यहां पर जो है कहा गया, ठीक है। उसके बाद है कमोडिटी रिपल की, ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस जो है 31% आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन आपका, वर्ल्ड बैंक ने यहां पर क्या किया, 16% जो है यहां पर जो है क्या किया, यहां पर ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। इन्फ्लेशन फ्यूलिंग आप पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा यूएसए डोमेस्टिक इंपैक्ट। अब यूएसए डोमेस्टिक इंपैक्ट की बात की जाए तो डेमोक्रेट्स की तरफ से काफी जो है यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसको, बेसिकली ट्रंप को किया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर, अब कांग्रेस के अंदर बेसिकली क्या रहेंगे, आपका सेनेट रहेगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कितने मेंबर्स हैं, तकरीबन 435 हैं और 100 आपके जो है वो कह लें कि आपके सेनेट के मेंबर है। यूएसए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सारी रेजोल्यूशन भी यहाँ पर पेश की गई कि बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाना यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल पावर के ऊपर बेसिकली वो नहीं लगा सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। अब क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो वॉर के डिक्लेयर करना किसी कंट्री के अगेंस्ट, वो किसके हाथ में है, बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में। लेकिन वॉर पावर्स जो हमने यहाँ पर बात की थी ना, वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973, इसके मुताबिक क्या था, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट यूएसए का किसी के ऊपर अटैक करता है तो विद इन 48 आवर्स वो क्या करेगा, यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, नहीं तो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, वो सारी फोर्सेस को बाहर निकालेगा, ठीक है। उसके बाद है वोटर सेंटीमेंट है। अब अगर देखा जाए ना, जो कह ले कि यहाँ पर सेंटीमेंट है वोटर्स की, है ना, तो वो यहां पर हमें कम होती हुई भी नजर आती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखें प्लंज अप्रूवल की बात की जाए तो यहां पर ट्रंप्स अप्रूवल रेटिंग हैज हिट रिकॉर्डेड लो ऑफ 30 to 31%, इतनी हमें यहां पर रेटिंग देखने में। उसके बाद है रिसेंट पोल्स शोज 60% ऑफ द अमेरिकन बिलीव द इनिशियल अटैक ऑन ईरान वाज मिस्टेक, ठीक है। तो 61% लोगों का यह कहना है कि यह वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क है। उसके बाद यहां पर अगर 76% डिसअप्रूविंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग ऑफ द
इकोनॉमी। तो ये दोनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। विद द मिड टर्म इलेक्शन 6 मंथ अवे, उसके बाद हाई प्राइसेस ऑफ द गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी क्या होती है? बेसिकली आपके जो समुद्री रास्ते से जो बहरी बेड़े भेजे जाते हैं और यहाँ पर किसी कह लेकर पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला वाला केस आपके सामने जिस तरह यहाँ पर गन बोट डिप्लोमेसी देखने को मिली। गन बोट डिप्लोमेसी क्या होती है? बेसिकली जब यहाँ पर जो है वो कह लें कि जिस तरह जेराल्ड फोर्ड है या अब्राहम लिंकन जैसे बेड़े है ना, वो भेजे गए और यहाँ पर कह लें कि दूसरी स्टेट के ऊपर जाकर जो है कंट्रोल करना, पूरे उसके रास्ते यहाँ पर ब्लॉक कर देना, ये सारे यहाँ पर गन बोट डिप्लोमेसी में। और ये वेनेजुला वाला केस था जब यहाँ पर निकोलस मदुरो को अरेस्ट किया गया, तो उस वक्त भी यूएसए ने क्या किया? पूरा वेनेजुला को यहाँ पर ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद जो है फिर यहाँ पर जो है निकोलस मदुरो को ट्रैप किया, अरेस्ट किया। और यही चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में। तो ये है गन बोट डिप्लोमेसी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो मिड टर्म इलेक्शन की जो बात की जा रही है उसको भी आपको पता है कि यहाँ पर 6 मंथ रह चुके हैं, बाकी आपके नवंबर के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये बेसिकली बात की जा रही है कि लॉन्ग वॉर क्या अगर होती है तो इससे किसका नुकसान होगा? तो ईरान का भी नुकसान होगा और यहां पर यूएसए का भी होगा और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी होगा, और पाकिस्तान तो वैसे ही पहले ही अंडर प्रेशर है, ठीक है। अब अगर रीजनल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर हिजबुल्लाह फ्रंट है, दूसरा यहां पर इजराइल स्टांस है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि यहां पर सेकंड राउंड जो है यहां पर कह लें कि वॉशिंगटन के अंदर इजराइल और लेबनान के दरमियान में हो चुका है। पहले 10 डेज की यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था, फिर अब जो है फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है सीज फायर को, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल कहता है हिजबुल्लाह को यहाँ से निकाला जाए लेबनान से, लेकिन लेबनान में यह है कि हिजबुल्लाह यह कहता है कि हम तो आए 1980s में, आप यहाँ पर जो है वो कह लें कि जेनोसाइड कर रहे हैं 1948 से। तो अब ये अभी डिबेट हमें देखने को मिल रही है ना। तो अब एक तरफ तो यहाँ पर जो है कह लें कि लेबनान और इजराइल वाला इशू चल रहा है, दूसरा यहाँ पर ईरान और कह लें कि यूएसए के दरमियान में जो बात बननी चाहिए वो नहीं बन रही। हालांकि एक दूसरे को यहाँ पर क्या है कि ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वॉर्न भी किया जा रहा है। तो ये अगर यहाँ पर लंबे अरसे तक वॉर जाती है तो इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली। तो ये पॉइंट्स आप जो है ऐड कर सकते हैं जो हमारे ओल्ड है स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान एआई इम्पेरेटिव फ्रॉम इंटेंट टू एग्जीक्यूशन। आप यहाँ पर 5 चीजें हैं मैं डिस्कस कर। अब 2030 तक जो है पाकिस्तान ने $1 बिलियन जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, किसके अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो है अपना स्टैट ये ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान फेसेस द अर्जेंट चैलेंज ऑफ एआई प्रूफिंग इट्स फ्यूचर मूविंग बियॉन्ड मेयर डिक्लेरेशंस टू टेंजिबल सस्टेन्ड इंप्लीमेंटेशन। देखिए सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, देखिए कहने को दिखाने को तो यहाँ पर लॉज आपके पास किए जा रहे हैं, है ना, एक्ट भी पास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। अब यहां पर हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो यहां पर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यहां पर बनाया गया, लेकिन इसकी भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिली। सेकंड जो है अभी ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, किस तरह प्राइवेसी को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी पेंडिंग में। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसकी फाउंडेशन रखी, इसको बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हाल आपके सामने ही है। उसके बाद यहां पर देखा जाए फोर्थ नंबर पर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025, ये जुलाई के अंदर बेसिकली यहां पर पास की गई थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हमें देखने को मिलती है। क्या? स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, ठीक है। और लास्ट में अभी जो आपको पता है कि इंडस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक 2026 इस्लामाबाद एआई डिक्लेरेशन, ये भी देख रहे हैं। अब इस तरह के फॉरम तो हमें यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन यह है कि यहाँ पर जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। अब सबसे बड़ी जो है यहाँ पर पॉलिसी जो बनाई गई नेशनल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025, वो अभी तक प्रोविंसेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा भाईजान, और यहाँ पर बात की जा रही है और प्रोविंसेस बनाए।
पहले वालों के अंदर जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन या एक पेज के ऊपर आ नहीं रहे, और से जो है प्रोविंसेस बनाए जाए ताकि और जो है डिवाइड किया जा सके कंट्री को, ठीक है। तो ये चीज़ भी है जी, ये आप ऐड कर सकते हैं केस स्टडी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चैलेंजेस की बात करते हैं, और देन हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए की चैलेंजेस क्या है कि भाई 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अगर देखा जाए तो बीइंग अंडर 30 मिलियंस लैक लैक यूजेबल स्किल्स, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्किल्स होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं। आपको पता है कि डिजिटल का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग का दौर है, लेकिन यहाँ पर जो स्किल्स, यहाँ पर जो पढ़ाई जानी चाहिए, स्किल्स सिखाई जानी चाहिए बेसिकली यूथ को, वो नहीं की जा रही, ठीक है। वो भी एक बड़ा कह लें कि यहाँ पर इशू है। वाइल एंट्री लेवल जॉब्स आर रैपिडली बीइंग ऑटोमेटेड आर रीडिफाइंड बाय एआई, और यहाँ पर जो है कह लें कि जॉब्स भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है, और एआई की वजह से, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए ग्लोबल रीडायरेक्शन क्या है, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनेस्को और यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस अब करवाने की जरूरत है और करवाई जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैलेंज क्या है हमारे पास, लेकिन नहीं करवाया जा रहा ना, एआई लिटरेसी नहीं है ना। अब यहाँ पर रेगुलेटरी चैलेंज क्या रहेगा, एआई लिटरेसी नहीं है यहाँ पर, वो होनी चाहिए। अब इसके स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव की बात करेंगे। रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर पीका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस है, लेकिन ये आउटडेटेड है। जो एआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल होना चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चैलेंज क्या है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर नेशनल पॉलिसी की, एआई नेशनल पॉलिसी की, तो अब उसको पास तो कर लिया गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं, इन्फोर्समेंट देखने को नहीं मिल रही। पावर स्ट्रगल्स, फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स अक्रॉस प्रोविंसेस ड्यू टू 18 अमेंडमेंट। अब 18 अमेंडमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 18 अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन वाला मैटर किसके पास आ गया, ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद करिकुलम के लिए किसके पास आ गया, यहाँ पर प्रोविंसेस के पास आ गया, और कोऑर्डिनेशन किसके पास रही, यहाँ पर जो है वो कह लें कि फेडरल के पास, ठीक है। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा कह लें कि इशू रहा यहाँ पर, इसलिए तो आपका यहाँ पर सिंगल नेशनल करिकुलम जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन उसका भी कोई खातर ख्वाह फायदा देखने को नहीं मिला। लायबिलिटी वाइड की बात की जाए जो यहाँ पर जिम्मेदारी है, तो उसके अंदर लीगल सिस्टम के अंदर जो हमें दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, एक्टर्स रियूज और उसके बाद मेंस रियूज। ये क्या है, बेसिकली एक्टर्स रियूज का मतलब होता है जुर्म का अमल, और ये होता है मेंस रिया का मतलब होता है जुर्म की नीयत, ठीक है। अब ये भी चीजें हमें देखने को मिल रही है, तो अब ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर इनको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये भी एक इशू है, हिंडरिंग इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये चैलेंजेस है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव की बात की जाए। देखें सबसे पहले इंपोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर लिस्बन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो रिसर्च है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आपने लाजमी पढ़नी है। मैं बात कर रहा हूँ लिस्बन काउंसिल की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद यूरोपीय यूनियन कमीशन, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, इसकी तरफ से जो सही काम कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो रिपोर्ट्स आपने लाजमी पढ़नी है, रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव की बात की जाए, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड स्किल्स ट्रेनिंग। अब ये जो बात की जा रही है, ये पॉइंट लिया गया है यहाँ पर जो है लिस्बन काउंसिल का। लिस्बन काउंसिल ने कहा कि यहाँ पर जो एआई की स्किल्स है ना, वो सिखानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, उसके अंदर जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेबल एबिलिटी एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी वर्किंग बिकमिंग इंटेग्रल टू फाइनल करिकुलर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्किल्स ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि इसकी अगर जितनी देर तक आप स्किल्स नहीं सिखाएंगे, ट्रेनिंग्स नहीं होगी, उतनी देर तक बात नहीं बनेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए, पब्लिक सेक्टर के साथ भी इसको अलाइनमेंट की जानी चाहिए। जो भी यहाँ पर कह लें कि मुलाजमत कर रहे हैं उनके साथ भी जो है कह लें कि इसको कनेक्ट किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है।
उसके बाद इक्विटेबल, अगर यहाँ पर एक्सेस की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब यहाँ पर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी कह लें कि रूरल एरियाज के जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भी जो है यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ताकि उनको भी क्या किया जा सके, यहाँ पर अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एस्टैब्लिश मैकेनिज्म दैट मैंडेट रादर देन मेयरली इनकरेज क्रॉस प्रोविंशियल एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर सिस्टमिक रेडीनेस। उसके बाद यहाँ पर क्लियर लीगल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो यहाँ पर बना कह लें कि यहाँ पर पास किया गया, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जितना भी नेशनल एआई पॉलिसी है या नेशनल कह लें कि यहाँ पर सेंटर ऑफ एआई है, उसको भी यहाँ पर जो है बूस्ट अप करना पड़ेगा। उसके बाद ये पॉलिसीज जो बनाई जा रही है इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये जो बिल पेंडिंग में पड़ा है पर्सनल डाटा यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है प्रोटेक्शन बिल, तो इसको जो है यहाँ पर पास करना और इसको आगे फर्दर जो है वो मूव करना भी जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्लाइमेट इंपेरेटिव की बात करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके भी स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हो सकते हैं, इसको भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो अभी ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, अभी रिसेंटली हमें कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। अब पता है क्या बात है कि इस तरह के फॉरम्स या कॉन्फ्रेंसेस पहले भी बहुत ज्यादा होती रही, लेकिन मसला कहां पे आ रहा पता है, वही बात है जो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते आ रहे हैं कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। कि देखने के लिए कहने के लिए तो हैं कि लॉज भी पास किए जा रहे हैं, एक्ट भी पास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, आप ये ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हैं, ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए माउंटिंग चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर तो रिएक्टिव साइकिल, सबसे पहले तो जो हमारे पास है रिएक्टिव साइकिल में देखा जाए तो वीक अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो यहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स है, कोई बारिशें हैं, कोई यहाँ पर फ्लड आने से पहले जो हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए वो बहुत वीक है, ठीक है, वो उसको पहले बूस्ट अप करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस फेलियर की बात की जा रही है, जो गवर्नेंस के अंदर तोड़ फोड़ हमें देखने को मिल रही है, पोलराइजेशन आप कह सकते हैं, इंस्टेबिलिटी आप कह सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ नेचुरल बफर्स, ठीक है, ये जितने भी हमारे यहाँ पर नेचुरल बफर्स हैं वो भी यहाँ पर जो उनका भी नुकसान हो रहा है वो भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। लीड टू रिकरेंट डिजास्टर्स रिस्पॉन्स रादर देन प्रिवेंशन, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक स्ट्रेन की बात की जाए तो अब नेचुरल डिजास्टर्स का इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, आपका फार्मिंग के ऊपर है, फूड सप्लाईज के ऊपर है, सप्लाई चेन फ्यूल इन्फ्लेशन है। उसके बाद आपका डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डनिंग द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर जो है कह लें कि पूरा यहाँ पर तबाह होता हुआ नजर आ। अब 2025 वाला आपका सामने ही है, फ्लड 2025 वाला, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 2022 वाला फ्लड आपके सामने ही है, ठीक है। इसकी वजह से कितना यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिला। अब 2022 वाले की बात की जाए तो $30 बिलियन यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसके अंदर देखें जब आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर सेक्टर तबाह होगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी यहाँ पर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन है, डिमिनिशिंग ग्राउंड वाटर है, इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सैसरबेट एंड ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन। गवर्नेंस गैप की अगर बात की जाए तो रेजिलियंस एफर्ट्स आर अंडरमाइंड बाय द पुअर गवर्नेंस, वीक लोकल सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर आ जाके बात आएगी लोकल गवर्नमेंट की। अब लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ऐड करते हैं, भाई ये कि है ना, अब हर जगह पर हम लोकल गवर्नमेंट की सजेशन में डाल देते हैं रिकमेंडेशन, भाई लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, ठीक है। तो अब इसको एम्पावर कर दिया जाए तो अच्छा है। देखते हैं जी बहुत सारी चीज़ें। अब 2013 के अंदर जब KPK के अंदर यहाँ पर कह लें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया और पूरा देखने को मिला, 2019 के अंदर उसको भी ख़त्म कर दिया गया, वो भी चट हो गया पूरा। अब यहां पर स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव की बात की जाए तो प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट फोकस फ्रॉम कॉस्टली डैमेज पेमेंट्स टू सस्टेन इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंटिव मेजर्स।
अब एक और बात बता दूं, अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और हम जो है इसके लिए क्या है यहां पर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको टैकल करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया के अंदर क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करने वाला कौन है, यहां पर चाइना है। और चाइना क्यों बात करता है यहां पर ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर बात करता है। वो भी हम जो इलेक्ट्रिक कह रहे यहाँ पर बसें बना देंगे, इलेक्ट्रिक कारें बना देंगे, यहाँ पर बैटरीज बना देंगे, भाई उसके पास है, उसका तो फ्यूचर नजर आ रहा है। लेकिन हमारे जैसे देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको यहां पर इश्यू फेस करना पड़ता है। हमारे लिए तो यह क्लाइमेट चेंज मुसीबत बन चुकी है और बाकी कंट्रीज इस क्लाइमेट चेंज से फायदा उठा रहे हैं। अब यह चीज देखें, इस चीज से एडवांटेज ले रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहां से जा रही हैं, चाइना से जा रही है। बैटरीज कहां से जा रही है, चाइना से जा रही है, क्योंकि भाई चाइना के पास क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, इसलिए वो फायदा भी उठा रहा है। वो तो चाहता है कि क्लाइमेट चेंज और हो ताकि मेरी जो यहां पर प्रमोशन हो। आपको पता है COP30 के ऊपर क्या हुआ, ये चाइना ने भाईजान यहां पर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को ज्यादा यहां पर प्रमोट किया, ठीक है। और हमारे जैसे कह के कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देश के लिए क्या है, क्लाइमेट एक मुसीबत है, ठीक है, ये चीज भी है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें, हालांकि इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई अगर चाइना के साथ रिलेशंस है तो फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह हमें बैटरीज देखने को मिल रही है, यहां पर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, पहले से ही यहां पर अगर प्रोजेक्ट्स लगा दे, जब पता है कि फ्यूचर आपका क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का है, तो फिर देर किस बात की है, तो पहले इसको यहां पर क्यों नहीं लगाए जा रहे प्रोजेक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब ये भी है, तो ये फिर इससे क्लाइमेट चेंज से भी हम लड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, आपका अर्ली वार्निंग से, जिस तरह अभी सैटेलाइट भेजा गया, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट जो भेजा गया, उसका काम क्या क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है, तो इससे भी फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इनफोर्स स्ट्रिक्टर लैंड यूज रेगुलेशंस, प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल बफर्स, अडॉप्ट स्मार्टर वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, इंपावर लोकल गवर्नमेंट। आ गई ना वही बात, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना पड़ेगा। जितनी देर तक लोकल गवर्नमेंट को इंपावर नहीं किया जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, बात नहीं बनने वाली। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस और फेडरल, इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी देखने को नहीं मिलते, तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बजट कैटलिस्ट है, लेवरेज द अपकमिंग बजट्स टू ट्रांसलेट क्लाइमेट इंटेंट इनटू एक्शनेबल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप पॉइंट्स ऐड बेसिकली कर सकते हैं, जनरल डिस्कशन थी जो हमने यहां पर की, ठीक है। कॉजेज और इसके बाकी नेगेटिव इंपैक्ट वगैरह, ये तो चीजें हम ऑलरेडी जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आप ऐड कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कह लेके 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, और 10 वर्ड्स में आपके जो है 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके एंटोनिम्स होते हैं। तो मैं पहले भी कहता हूं कि यहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर इनको कवर करते जाएं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी जो है अपनी वोकैब यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रेमनेंट। रेमनेंट मीन्स क्या होता है, बेसिकली अ स्मॉल रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द मेन पोर्शन इज गोन, ठीक है। क्या होता है, जो बचा खचा होता है उसको बोला जाता है, जो बाकी हिस्सा रह जाता है बेसिकली उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा इसका, रिमाइंडर कह सकते हैं, या लेफ्ट ओवर, जो बच जाता है पीछे, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, होल या एंटायरिटी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्रीमोनियसली। एक्रीमोनियस मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इन अ बिटर, एंग्री और हार्श मैनर आप कह सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तलखी वाला रवैया भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सख्ती वाला भी कह सकते हैं, बिटरली या हार्शली। उल्टा क्या बनेगा, काइंडली या एमिकेबली आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रिगर्जिटेटिंग। रिगर्जिटेटिंग का मतलब होता है बेसिकली रट्टा लगाने को बोला जाता है, ठीक है, बार बार रिपीट करना चीज को, ठीक है। ब्रिंगिंग समथिंग बैकअप, रिपीटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिपीटिंग या वॉमिटिंग। उल्टा क्या बनेगा, रिटेनिंग या डाइजेस्टिंग, ठीक है। उगलना भी कह सकते हैं कि उगलने को भी बोला जाता है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ब्रिसल। ब्रिसल्स मीन्स क्या रहेगा, रिएक्टेड विद एंगर, गुस्से के साथ क्या करना, यहाँ पर रिप्लाई करना, ठीक है, जवाब देना। लेकिन एक और चीज भी है यहाँ पर, डिफेंसिवनेस या एयर स्टैंडिंग स्टिफ मीन्स रोंगटे खड़े हो जाना। क्या होता है यहाँ पर, हेयर स्टैंडिंग स्टिफ का मतलब क्या था, रोंगटे खड़े हो जाना, बाल खड़े हो जाना, एकदम गुस्सा आ जाना, ठीक है। रिएक्टेड या स्टिफेंड आप बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, रिलैक्स्ड या काम आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मॉरिबंड का मतलब क्या रहेगा, नियर टू डेथ, बिल्कुल मरने के करीब होता है, उसको बोला जाता है। इन डिक्लाइन, जो जवाल परेज होने के करीब होता है, ठीक है, डिक्लाइनिंग या डाइंग। उल्टा क्या बनेगा, थ्राइविंग या फ्लरिशिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्पिक्युअसली। कॉन्स्पिक्युअस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर क्लियर को बोला जाता है, वाजे जो होता है, ठीक है, इन अ वे दैट इज क्लियरली विजिबल आर नोटिसेबल, ठीक है। तो नोटिसेबली बोल सकते हैं, प्रोमिनेंटली। उल्टा क्या बनेगा, इनकॉन्स्पिक्युअसली या ऑब्सक्योरली आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मींस क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर रिमेनिंग एज अ रिड्यूस, ठीक है, जो पार्ट बच जाता है उसको बोला जाता है। लेकिन जो पार्ट यहां पर बच जाता है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल होता है, वो कोई काम नहीं करता, पार्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। उसके बाद रेजिडियल आप बोल सकते हैं या रेडिमेंटरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, डेवलप्ड या फंक्शनल आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मीन्स क्या होता है, बेसिकली सिस्टम को बोला जाता है, ठीक है, निजाम को। अरेंजमेंट या एग्जाम्पशन फ्रॉम द रूल्स, ठीक है, अरेंजमेंट या एग्जाम्पशन, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशन। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, डिल्यूट। डिल्यूट मीन्स क्या रहेगा, टू मेक वीकर और लेस कंसिडर, किसी को कमजोर बनाने को बोला जाता है, ठीक है। वीकन या थिन, कमजोर कर देना। स्ट्रेंथन करना ऑपोजिट बनेगा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिविंडलिंग। डिविंडलिंग बहुत इजी है हमारे पास, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, आस्ता आस्ता क्या ना, मिकदार या साइज में कमी होते जाना, ठीक है। डिक्रीजिंग या श्रिंकिंग, सुकड़ जाना। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, इंक्रीजिंग या एक्सपेंडिंग। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।